चलिए हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए देख चुके चीजें। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए देखे थे वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखेंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर का था, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। वैसे ही हम लोग को इक्वेशंस डिराइव करना है, बस फर्स्ट ऑर्डर अब मानते हैं। फिर से हम लोग मान ले रहे हैं कि एक रिएक्शन ए से बी है और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। फिर से वही बात, टी इक्वल टू जीरो पे ए का कंसंट्रेशन सी नॉट, टी इक्वल टू टाइम टी पे कुछ एक्स रिएक्ट कर गया तो जो बचा है सी नॉट माइनस एक्स है, इसको सी टी लिख रहे हैं और बी जो बना है वो एक्स है। आर को फिर से माइनस डी सी ए बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए के बराबर क्योंकि कोफिशिएंट वन है, इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर इस बार वन हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर इस बार वन है। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। तो माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए है। सी ए को लेफ्ट साइड में ले आते हैं क्योंकि वेरिएबल है, डी सी ए अपॉन सी ए कर देते हैं और के को राइट साइड में रहने देते हैं और डी टी को राइट साइड में ले जाते हैं के डी टी। और अब इंटीग्रेट करते हैं, फिर से वही बात है कि लिमिट जीरो से टी लगाते हैं, टी का टी इक्वल टू जीरो पे ए का कंसंट्रेशन सी नॉट, टी इक्वल टू टी पे ए का कंसंट्रेशन सी टी। अभी तक तो वही था। अब अगर इंटीग्रेट करें तो ये वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जैसा, वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, तो यहाँ पे एल एन सी ए हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट सी नॉट और सी टी बाहर माइनस रहेगा, इज इक्वल टू के इंटू टी, लिमिट यहाँ जीरो और कैप जीरो और टी। अब अगर लिमिट रखें तो ये हो जाएगा माइनस एल एन सी टी और माइनस माइनस मिलके प्लस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू के टी। तो एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी, लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब लॉग ए बाई बी हो जाएगा, तो एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू टी को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, वन अपॉन टी एल एन ऑफ सी नॉट बाई सी टी। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ऑफ सी नॉट बाई सी टी। हालांकि यहाँ नेचुरल लॉग है, इसको हम लोग नेचुरल लॉग में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम लोग जनरली लॉग वेस्टर्न में कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉग वेस्टर्न यहाँ आ जाता है और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा 2.303, नेचुरल लॉग को लॉग वेस्टर्न में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी, ये हो गया के। इसको बोला जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हम लोग इसी इक्वेशन को यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। लॉग बेस 10 में हम लोग कैलकुलेशंस कर पाते हैं इजीली, नेचुरल लॉग में कैलकुलेशंस इजीली नहीं हो पाते हैं। तो ये लॉग बेस 10 वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वहाँ पे। चलिए, ये जो इक्वेशन था एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी, इसको फिर से अगर लिखे हम लोग एल एन सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी, तो सी नॉट बाई सी टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ई टू द पावर के टी के बराबर। यहाँ बेस ई है, अगर वन अपॉन कर दे दोनों तरफ तो सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन ई रेज टू दी पावर के टी, तो ऊपर आके ई रेज टू दी पावर माइनस के टी हो जाएगा। तो सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के टी, सी नॉट इधर भेज देते हैं, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस के टी। ये आया क्या, तो ये आया सी टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। ए का कंसंट्रेशन ये टी पे टी के साथ कैसे वैरी कर रहा है, तो ये कैसे वैरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो उसका कंसंट्रेशन घटेगा, और कैसे घटेगा, तो एक्सपोनेंशियली घट रहा है। ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घट रहा है। सी टी को हमने सी नॉट माइनस एक्स की जगह लिखा है, सी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी। एक्स को राइट साइड में ले जाते हैं, इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में ले आके सी नॉट कॉमन ले लें अगर, तो बचेगा क्या, सी नॉट ब्रैकेट में बचेगा यहाँ वन और माइनस में बचेगा ई रेज टू दी पावर माइनस के टी। तो एक्स की वैल्यू सी नॉट इंटू वन माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस के टी। ये एक्स क्या है, तो ए का कितना अमाउंट रिएक्ट किया या बी का कितना अमाउंट बना टाइम टी में, और वो भी टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली। हाँ, ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा तो बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटेगा। अब हाफ लाइफ जैसा हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में निकाला था वैसे यहाँ पे भी अगर निकाले
प्रोसीजर वही यूज करेंगे, बस इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाला यूज करेंगे। जब टाइम टी हाफ के बराबर होगा तो सी टी की वैल्यू सी नॉट बाई टू हो जाएगी, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको रखते हैं हम लोग उस इक्वेशन में, k इज इक्वल टू 1/t ln सी नॉट बाई सी टी। 1/t की जगह टी हाफ आ जाएगा, ln सी नॉट बाई सी टी, सी टी की वैल्यू सी नॉट बाई टू के बराबर हो जाएगी। सी नॉट कैंसिल, ln टू हो जाएगा, टी हाफ को लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, तो टी हाफ हो गया ln टू बाई के। टी हाफ ln टू बाई के या ln टू की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होता है 0.693, 0.693। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। एक चीज जो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले केस में हम लोगों ने जीरो ऑटो में देखा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बट यहाँ पे टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। और अगर टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है तो ए का कंसंट्रेशन सी नॉट से घट के सी नॉट बाई टू होने में टाइम लगा अगर टी हाफ, तो सी नॉट बाई टू से घट के सी नॉट बाई फोर होने में भी टाइम टी हाफ ही लगेगा, क्योंकि यहाँ भी आधा हुआ, यहाँ भी आधा हुआ, और आधा होने में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। क्यों सेम लगेगा? कि क्योंकि वो टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ सी नॉट से घट के सी नॉट बाई टू होने में टाइम टी हाफ लग रहा है, तो सी नॉट बाई टू से सी नॉट बाई फोर फिर से आधा होने में टाइम फिर से उतना ही लगेगा, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट आप कुछ भी रखे, चाहे सी नॉट रखिए चाहे सी नॉट बाई टू रखिए, टी हाफ उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी टाइम टी हाफ लगेगा या यहाँ भी टाइम टी हाफ लगेगा। सी नॉट से घट के सी नॉट बाई फोर टी 75%, यहाँ पे किसके बराबर है? तो टी हाफ प्लस टी हाफ मतलब टू टी हाफ के बराबर है। पिछले केस में 3/2 टी हाफ था, यहाँ पे 2 टी हाफ के बराबर है। यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? तो इनफाइनाइट टाइम लगता है, मतलब कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब सी टी जीरो हो जाए, और अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला टर्म भी जीरो, मतलब इनफाइनाइट हो गया। लॉग के अंदर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू अगर निकाले तो वो इनफाइनाइट आ जाएगी। मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या किया जाता है, ये बताने के लिए कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है, ऐसा ना बोल के कि इनफाइनाइट टाइम के लिए हम लोग रिएक्शन करा दे रहे हैं, बल्कि वहां पे एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग रिएक्शन करा दे रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम लिखा गया है तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट टाइम ही है, और तब हम लोग मानेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है तो। ठीक है। यूनिट ऑफ के, के की यूनिट की अगर बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के है, के को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 0.693 बाई टी हाफ। ये तो एक नंबर है, नीचे टाइम है तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, यूनिट इसका टाइम इनवर्स, जैसे सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आर इनवर्स, इस तरीके से। ग्राफ की बात करें तो रेट का ग्राफ अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ ड्रॉ करें तो आर इज इक्वल टू के इंटू सी ए है, एक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप इसका के बराबर हो जाएगा। या ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ अगर ड्रॉ करें तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, ए का कंसंट्रेशन सी टी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटेगा, तो इस तरीके का ग्राफ इसका आ जाएगा, ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। या बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बात किए थे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, x इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और ये इनफाइनाइट पे जाके सी नॉट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी नॉट लिया गया था इनिशियली, तो पूरा रिएक्ट कर लेगा, तो बी मैक्सिमम कितना बनेगा? तो सी नॉट, और वो कब? जब रिएक्शन पूरा हो जाए, और वो कब होगा? तो इनफाइनाइट पे, तो ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा सी नॉट को। एक ग्राफ यहाँ पे हम लोग डिफरेंट थोड़ा ड्रॉ करते हैं, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए का टाइम के साथ। तो ये ग्राफ कहाँ से आता है? तो यहाँ से देखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। इससे हम लोग लिखना चाहें तो t को इधर भेज देते हैं और अपॉन में भेज देते हैं 2.303, और इसको ओपन कर देते हैं, लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी इज इक्वल टू हो गया के टी अपॉन 2.303। तो लॉग सी टी अगर इधर ले आए तो के टी वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो लॉग सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग सी नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303।
हमें log ct का ही ग्राफ बनाना है t के साथ, तो ये हो गया y इज इक्वल टू c माइनस mx, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप, जहां पे इंटरसेप्ट किसके बराबर है तो log c नॉट, और स्लोप किसके बराबर है तो माइनस k अपॉन 2.303। तो एक स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट log c नॉट और स्लोप माइनस k अपॉन 2.303। टी हाफ का ग्राफ अगर सी नॉट के साथ बनाया जाए तो टी हाफ सी नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, रेट का ग्राफ टाइम के साथ अगर बनाया जाए तो रेट का टाइम के साथ डायरेक्ट वेरिएशन इससे हम लोग नहीं देख सकते, आर इज इक्वल टू के इंटू सी है। टाइम के साथ क्या चीज वेरी करेगी तो के वेरी नहीं करेगा, लेकिन ए का कंसंट्रेशन वेरी करेगा, और ये सी टी ही है। सी टी क्या है तो सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो रेट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घटेगा, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो रेट भी एक्सपोनेंशियली घटेगा। जैसे ए के कंसंट्रेशन का ग्राफ है टाइम के साथ, वैसा ही ग्राफ लगभग रेट का टाइम के साथ होगा, बस यहाँ पे के से मल्टीप्लाई हो गया, बस एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये ग्राफ्स हो गए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये सारी चीज जो अभी हम लोगों ने देखी ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन जैसे जीरो ऑर्डर में बन रहे थे वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में बनेंगे, बस डिफरेंस इतना सा होगा कि अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ध्यान रखना एक बात कि इक्वेशन यूज करते टाइम, कैलकुलेशन करते टाइम ये वाला इक्वेशन यूज करना है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। अगर कैलकुलेशन करते टाइम आप ये इक्वेशन यूज करने लगे, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के टी, या x इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी, अगर ये सब इक्वेशन यूज करने लगेंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन पर्पस के लिए यही वाला इक्वेशन, लॉग वाला इक्वेशन यूज करेंगे। टी हाफ के लिए 0.693 बाई के। इन्हीं पे बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे, सी नॉट बता दिया जाएगा, सी टी बता दिया जाएगा। सी नॉट बोल दिया गया ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोलर है, रेट कांस्टेंट दे दिया गया, बोला गया बताइए ए का कंसंट्रेशन कितने टाइम में घट के 0.5 मोलर होगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.5, के की वैल्यू दी गई है, टाइम निकाल लेना है। इसी तरह से जैसे जीरो ऑर्डर में था वैसे ही इसमें भी होगा, रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा तो टी हाफ निकाल देना है, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा तो या तो यहाँ से निकालें, इनिशियल सी नॉट था 75 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 25%, मतलब सी नॉट बाई 4 बचेगा 25%, तो यहाँ सी नॉट बाई 4 आ जाएगा। तो इन्हीं सब पे बेस्ड, घुमा फिरा के इन्हीं सब पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में खासकर दिक्कत होती है, बोला जाएगा ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ है, तो बोला जाएगा कैलकुलेट करिए कितने टाइम में, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू डिक्रीज बाई 80%, और इसी में दूसरा क्वेश्चन टू डिक्रीज टू 80% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। डिक्रीज बाई 80% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन और डिक्रीज टू 80% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, दो अलग अलग चीजें हैं। डिक्रीज बाई 80% मतलब जितना लिए थे उसका 80% रिएक्ट कर गया, और डिक्रीज टू 80% मतलब जितना लिए थे उसके 80% पे चला गया, तो रिएक्ट कितना किया 20%। डिक्रीज बाई 80% का मतलब है रिएक्शन 80% कंप्लीट हुई, डिक्रीज टू 80% का मतलब है रिएक्शन 20% कंप्लीट हुई। इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है, बाई को 2 ले लेते हैं, 2 को बाई ले लेते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ आ जाता है। तो क्वेश्चन को करते टाइम ध्यान देके सॉल्व करना है। चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें हम लोग को देखनी है, आगे चल के हम लोग देखेंगे, बट इस पे बेस्ड जो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है वो असाइनमेंट में है, उनको सॉल्व करिएगा। असाइनमेंट मिलेगा उसमें नॉर्मल से क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करिएगा, जैसा जीरो ऑर्डर में किया गया था वैसा ही यहाँ पे करना है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का अगर क्वेश्चन है तो इन सब इक्वेशंस को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
ऑर्डर का सारा डेरिवेशन देख लिया। एक चीज हम लोगों ने नहीं लिखी थी, तो ये था कि अगर हम लोग किसी रिएक्शन को एक हाफ लाइफ के लिए अगर होने दें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर एक हाफ लाइफ के लिए रिएक्शन हो गई, तो कितना कंसंट्रेशन बचेगा रिएक्टेंट का? तो C0/2 बचेगा अगर इनिशियल C0 है तो। अगर फिर एक और हाफ लाइफ के लिए रिएक्शन हो जा रही है, मतलब 2 हाफ लाइफ के लिए टोटल रिएक्शन हो जा रही है, तो अब कितना बचेगा? तो फिर से आधा हो जाएगा, C0/4 हो जाएगा। या 3 हाफ लाइफ के लिए अगर रिएक्शन हो जा रहा है तो C0/8 हो जाएगा। तो मतलब ये चीज दिख रहा है कि C0/2 टू द पावर का फॉर्म आ रहा है, और 2 के पावर में क्या होगा? तो n, C0/2 टू द पावर n, जहां पे n क्या है? तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n हाफ लाइफ के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा रह जाएगा वो होगा C0/2 टू द पावर n। n हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? कितने हाफ लाइफ? जैसे मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, ए से बी एक रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ है 5 मिनट, तो 5 मिनट में एक हाफ लाइफ है, तो 10 मिनट में 2 हाफ लाइफ होगा, 15 मिनट में 3 हाफ लाइफ होंगे, 20 मिनट में 4 हाफ लाइफ होगा। मतलब जितना भी टाइम आपको दिया गया है रिएक्शन कराने के लिए, उसको अगर हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। जैसे हाफ लाइफ है 5 मिनट, और 20 मिनट के लिए अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो 20/5, मतलब 4 हाफ लाइफ के लिए रिएक्शन हो रहा है। तो n हाफ लाइफ के बाद कितना कंसंट्रेशन बचेगा? तो वो होगा C0/2 टू द पावर n। तो इस पे भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस डायरेक्टली बनाए जाते हैं कि हाफ लाइफ 8 मिनट है, 40 मिनट के लिए रिएक्शन करा दिए, बताइए कितना कंसंट्रेशन बचा रहेगा रिएक्टेंट का? तो हाफ लाइफ 8 मिनट है, 40 मिनट के लिए अगर रिएक्शन कराएंगे तो 5 हाफ लाइफ हो जाएगा। तो 5 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन? तो C0/2 टू द पावर 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी फर्स्ट ऑर्डर की। अब हम लोग आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेशन किए थे, ठीक उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर में भी करेंगे। बस वहां पे ऑर्डर 1 था, यहाँ पे ऑर्डर 2 है। पहले तो एक काम करिए, वीडियो को यहीं पॉज करिए और एक रफ शीट में ये निकालने की कोशिश करिए कि सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी सी टी और सी नॉट के टर्म्स में, सी टी सी नॉट और टी के टर्म्स में के की वैल्यू क्या होगी। निकाल लीजिए अगर खुद से निकाल सकते हैं तो। और एक बार ट्राई करने के बाद फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके देखिएगा। हम लोग जैसे फर्स्ट ऑर्डर में निकाल रहे थे या जीरो ऑर्डर में निकाल रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे। बस यहाँ मान ले रहे हैं कि ये रिएक्शन ए से बी जो है ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फिर से वही चीज है, t=0 पे C0 है, t=t पे कुछ x रिएक्ट कर गया, C0 - x हो गया, इसी को हम लोग CT बोल रहे हैं, और ये x बन जाएगा। रेट को यहाँ पे भी -dCA/dt के बराबर लिखा जाएगा, और वो k × CA² के बराबर, क्योंकि इस बार a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला गया है। तो CA² वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, dt को राइट साइड भेज देते हैं, तो राइट साइड हो जाएगा k dt और लेफ्ट साइड हो जाएगा dCA/CA²। बाहर एक माइनस रहेगा, लिमिट टाइम की लिमिट 0 से t रखेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ a की लिमिट C0 से लेकर CT तक। CA², 1/CA², तो एक तरह से C⁻² है, अगर ऊपर चला जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन C⁻1, और अपॉन में एक आएगा -1, -1 और बाहर का माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और C⁻1 मतलब 1/CA हो जाएगा। लिमिट है C0 और CT, और राइट साइड में है KT। तो अगर लिमिट रख दी जाए तो 1/CT - 1/C0 इज इक्वल टू KT, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ से K की वैल्यू अगर लिखी जाए तो K इज इक्वल टू 1/T 1/CT - 1/C0। T लेफ्ट साइड में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन। इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और यहाँ पे हम लोग इसके दूसरे फॉर्म पे नहीं जाते, हम लोग बस इसका यही फॉर्म यूज करते हैं, K इज इक्वल टू 1/T 1/CT - 1/C0। ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स।
अब आगे फिर से वही बात हाफ लाइफ अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते थे कि जब t इक्वल टू टी हाफ होगा तो सी टी की वैल्यू हो जाएगी सी नॉट बाई टू। तो उसको इस इंटीग्रेटेड रेट टर्म में रख दे, के इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम की जगह टी हाफ हो गया, वन अपॉन सी टी की जगह हो गया सी नॉट बाई टू माइनस वन अपॉन सी नॉट। तो ये टू ऊपर चला गया, टू बाई सी नॉट माइनस वन बाई सी नॉट, मतलब वन बाई सी नॉट बचा, टी हाफ को इधर भेज के इधर भेज दिया गया, तो वन बाई के सी नॉट, टी हाफ की वैल्यू आ गई वन बाई के सी नॉट। तो यहाँ से दिख रहा है कि टी हाफ प्रोपोर्शनल है वन बाई सी नॉट के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ घटेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो हाफ लाइफ बढ़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो हाफ लाइफ आधा हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा कर देंगे तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगा। तो जैसे पहले निकाल रहे थे सी नॉट से घट के सी नॉट बाई टू होने में अगर टाइम लगा टी हाफ, तो सी नॉट बाई टू से घट के सी नॉट बाई फोर होने में यहाँ कितना टाइम लगेगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जा रहा है तो टाइम जो लगेगा वो डबल लगेगा हाफ होने में। यहाँ भी हाफ हो रहा है तो अब यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो डबल लगेगा एज कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट था, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन एक तरह से सी नॉट बाई टू हो गया, पहले का आधा, तो हाफ लाइफ डबल हो गया, टू टी हाफ हो गया। तो सी नॉट से घट के सी नॉट बाई फोर होने में जो टाइम लग रहा है टी 75%, इसको टी हाफ के टर्म्स में अगर हम लोग लिखें तो टी हाफ प्लस टू टी हाफ मतलब थ्री टी हाफ होगा, टी 75% यहाँ पे थ्री टी हाफ। अगर याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर में ये टू टी हाफ के बराबर था और जीरो ऑर्डर में ये थ्री बाई टू टी हाफ के बराबर था। रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे भी इन्फानाइट टाइम लगता है, क्योंकि अगर सी टी को जीरो करना है तो अगर ये जीरो कर दिए तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, इन्फानाइट माइनस समथिंग इन्फानाइट, तो टी की वैल्यू भी इन्फानाइट हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को भी कंप्लीट होने में इन्फानाइट टाइम लगता है। के यूनिट की अगर बात की जाए कि के का यूनिट क्या होगा, तो के को यहाँ टी हाफ वाले फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू वन बाई सी नॉट इंटू टी हाफ, वन बाई सी नॉट इंटू टी हाफ। तो ये कंसंट्रेशन भी अपॉन में है और टाइम भी अपॉन में, मतलब कंसंट्रेशन इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, तो उसका इनवर्स मतलब लीटर पर मोल, और टाइम को सेकंड में ले लीजिए, या लीटर पर मोल और टाइम को मिनट में ले लीजिए, तो लीटर पर मोल पर सेकंड या लीटर पर मोल पर मिनट, या ऐसा भी लिख सकते हैं मोलर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनिट होंगी रेट कांस्टेंट की। अब अगर ग्राफ्स की बात की जाए सेकंड ऑर्डर में कि ग्राफ कैसे बनते हैं क्या बनते हैं, तो पहला ग्राफ है रेट का कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ, रेट का ए के कंसंट्रेशन के साथ, तो R इज इक्वल टू के इंटू सी ए स्क्वायर है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ पैराबोला होगा इस तरीके का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा। दूसरा ग्राफ है वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का टाइम के साथ, मतलब बेसिकली वन बाई सी टी का ग्राफ टी के साथ बनाना है, तो इस इक्वेशन से हम लोग के टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी टी माइनस वन अपॉन सी नॉट लिखेंगे, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ था उससे। वन अपॉन सी नॉट को अगर लेफ्ट साइड में ले जाए तो वन अपॉन सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के टी प्लस वन बाई सी नॉट, तो ये हो गया y और t हो गया x, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ पॉजिटिव स्लोप, ये इंटरसेप्ट वन बाई सी नॉट के बराबर होगा और स्लोप k के बराबर होगा, तो ये ग्राफ हो गया वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का टाइम के साथ। टी हाफ का ग्राफ हमें बनाना है सी नॉट के साथ, हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, तो टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई के सी नॉट है, तो टी हाफ हो गया y और सी नॉट हो गया x, तो ये जो भी कांस्टेंट है y इज इक्वल टू के बाई एक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स जैसा। एक डिफरेंट तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, डी सी बी बाई डी टी का ग्राफ सी ए के साथ, और डिफरेंट टाइप का ग्राफ है, अभी तक हम लोग इस तरह के ग्राफ की बात नहीं किए हैं। डी सी बी बाई डी टी का ग्राफ सी ए के साथ, तो ये डी सी बी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किसके बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो डी सी बी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कैसे कर रहा है, तो ये हमें इससे पता चल जाएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू तो के इंटू सी ए स्क्वायर है,
मतलब डी सी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर। अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोलिक कर्व होगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो एक डिफरेंट तरीके से, इस तरीके से आपसे किसी भी ऑर्डर में इस तरीके का ग्राफ बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा दिमाग लगा के रिलेट करना होगा कि कैसे इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से रिलेट करें। रिलेट कर लेंगे एक बार, तब फिर ग्राफ बन जाएगा। चलिए खैर, ये हो गया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर में हमें इतनी चीजें देखनी थी। हाँ, सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन है अगर, तो उनको सॉल्व करने के लिए सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात करते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स की। nth ऑर्डर काइनेटिक्स, किसी भी जनरल n की वैल्यू के लिए हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा। अब बस एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे nth ऑर्डर में हम लोग n की वैल्यू 1 नहीं ले रहे होंगे, 1 के अलावा कुछ भी। 1 के अलावा आप पॉजिटिव में कोई वैल्यू ले लीजिए या नेगेटिव में कोई वैल्यू ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, कुछ भी सबके लिए एप्लीकेबल होगा। बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ की चीजें जो हम लोग देखेंगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक हम लोग ए से बी एक रिएक्शन मान रहे हैं और इसका ऑर्डर हम लोग एन मान ले रहे हैं, और उस एन की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें निकालना है। तो एक बार इसके लिए भी फिर से कोशिश करिए रफ कॉपी में इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने के लिए, और एक बार निकाल के फिर आगे वीडियो देख के मैच कराइएगा। वीडियो को पॉज करके अभी खुद से निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करके फिर देखिएगा। चलिए, तो हम लोग इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हैं। ए से बी रिएक्शन है, टी इक्वल टू 0 पे ए का कंसंट्रेशन सी नॉट है। जब टाइम टी हो गया तो सी नॉट माइनस एक्स, इसका कंसंट्रेशन एक्स हो गया, इसी सी नॉट माइनस एक्स को हम लोग सी टी बोलते हैं। आर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस डी सी ए बाई डी टी होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू सी ए का पावर एन। इस बार ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एन है। सी ए का पावर एन को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, डी सी ए अपॉन सी ए का पावर एन, और डी टी को राइट साइड में ले जाते हैं, के डी टी हो जाता है। राइट साइड में लिमिट हम लोग 0 से t लगा रहे हैं, और लेफ्ट साइड में लिमिट हम लोग c नॉट से ct लगा रहे हैं, जैसे यूजुअली करते थे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक तरह से c को हम लोग अगर ऊपर ले जाए तो c a रेज टू दी पावर माइनस n हो जाएगा। c a रेज टू दी पावर माइनस n इंटू डी सी ए, लिमिट c नॉट से ct और बाहर माइनस, इज इक्वल टू के इंटीग्रल 0 से t तक dt। सी ए रेज टू दी पावर माइनस n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सी ए रेज टू दी पावर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन में भी माइनस n प्लस 1 आ जाएगा, बाहर एक माइनस है ही। अब यहाँ पे करते क्या है, अच्छा राइट साइड में तो dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट के टी हो जाएगा। ये यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 1, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे भी हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 1। ऊपर और नीचे दोनों माइनस कॉमन हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस माइनस को बाहर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो माइनस है इसको बाहर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और n माइनस 1 ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये n माइनस 1 ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 बाहर हम लोग ले चलते हैं। सी ए रेज टू दी पावर माइनस ऑफ n माइनस 1 है, तो इसको अपॉन में ले आते हैं, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन सी ए रेज टू दी पावर n माइनस 1, 1 अपॉन सी ए रेज टू दी पावर n माइनस 1, जैसा कि नेक्स्ट पेज में आप लोग देख रहे हैं। 1 अपॉन n माइनस 1 को हमने बाहर ले लिया, 1 अपॉन n माइनस 1 बाहर आ गया, और ये हो गया 1 अपॉन सी रेज टू दी पावर n माइनस 1। लिमिट है सी नॉट और सी टी, राइट साइड में तो के टी है ही, तो अगर लिमिट यहाँ रख दिया जाए तो 1 अपॉन सी टी रेज टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट रेज टू दी पावर n माइनस 1, और ये n माइनस 1 बाहर था और t को इधर ले आए तो t इंटू n माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सॉरी nth ऑर्डर काइनेटिक्स। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्यों फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका जवाब आपको इसमें मिलेगा। अगर n की वैल्यू 1 होती यहाँ पे, तो 1 अपॉन सी ए डी सी ए, इसका इंटीग्रेशन करते 1 अपॉन सी ए का, तो एल एन सी हो जाता।
तो इसको हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये n की किसी भी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है जो डेरिवेशन हमने किया है, एक्सेप्ट फॉर 1। क्या जैसे इसको वेरीफाई अगर करना हो, जैसे सेकेंड ऑर्डर में हम लोग रेट लॉ निकाले थे, k इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था 1/t, इंटू ब्रैकेट में था 1/ct माइनस 1/c0। तो यहाँ पे n की वैल्यू को 2 रख के देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए आ रहा है नहीं। n को 2 अगर रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/t हो गया, यहाँ पे 1/ct हो जाएगा माइनस 1/c0। जो सेकेंड ऑर्डर में निकाले थे वही आएगा। या आप इसको किसी भी ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर हाफ लाइफ कैलकुलेट किया जाए टी हाफ, तो जब टाइम t इक्वल टू टी हाफ के बराबर होगा तो ct की वैल्यू c0/2 हो जाएगी। उसको इस इक्वेशन में अगर रख दिया जाए, ct को रख देते हैं c0/2 टू द पावर n-1 और टाइम को रख देते हैं t हाफ, तो t हाफ लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यहाँ k हो जाएगा, k आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 अपॉन में जो है ये ऊपर चला जाएगा, 2 टू द पावर n-1 हो जाएगा, और अपॉन में बचेगा c0 रेज़ टू द पावर n-1, जो कि एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन c0 रेज़ टू द पावर n-1। तो ये टी हाफ की वैल्यू हो गई। टी हाफ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू n-1 इंटू 2 टू द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन c0 रेज़ टू द पावर n-1। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि टी हाफ प्रोपोर्शनल है 1/c0 रेज़ टू द पावर n-1 के। c0 रेज़ टू द पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी हाफ। तो c0 से घट के c0/2 होने में टाइम अगर लगा है टी हाफ, तो c0/2 से घट के c0/4 होने में कितना टाइम लगेगा? तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने आधा कर दिया। तो अगर यहाँ अपॉन में 2 करेंगे, c0/2 करेंगे, तो 2 टू द पावर n-1 ऊपर चला जाएगा। मतलब जो नया हाफ लाइफ है वो पुराने हाफ लाइफ का 2 टू द पावर n-1 टाइम्स हो जाएगा। 2 टू द पावर n-1 टाइम हो जाएगा नया वाला हाफ लाइफ। यहाँ जो टाइम लगेगा वो पुराने हाफ लाइफ का 2 टू द पावर n-1 टाइम। इन दोनों को अगर ऐड करके लिखना चाहें तो t 75% भी लिख सकते हैं। सिंपल सा टी हाफ कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 टू द पावर n-1 प्लस 1 बच जाएगा। यूनिट ऑफ k की अगर बात की जाए तो k इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिखा गया है 1/t हाफ इंटू n-1 2 टू द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन c0 रेज़ टू द पावर n-1। तो यहाँ टाइम की यूनिट हमें एक दिख रही है और यहाँ पे कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर n-1 की यूनिट दिख रही है, बाकी कहीं कोई यूनिट है नहीं। तो 1 अपॉन में क्या क्या आ रहा है, तो कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर n-1 और आ रहा है टाइम। मतलब कंसंट्रेशन को अगर ऊपर लेके जाए तो रेज़ टू द पावर 1 माइनस n हो जाएगा और टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो ये जनरल यूनिट हो गया किसी nth ऑर्डर के लिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 माइनस n इनटू टाइम इनवर्स। जैसे अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, सेकंड ऑर्डर है, तो कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1-2 मतलब -1 इनटू टाइम इनवर्स, जैसा कि हम लोग निकाले भी थे, लीटर पर मोल पर सेकंड ऐसा लिख सकते हैं इसको। या n इक्वल टू 0 0 ऑर्डर के लिए अगर, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 इनटू टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स हो जाएगा, जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड, जो कि हम लोग 0 ऑर्डर में लिखे थे। ग्राफ की बात करें तो यहाँ बस एक ग्राफ हमें बनाना है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 का ग्राफ टाइम के साथ, मतलब 1/ct रेज़ टू द पावर n-1 का ग्राफ t के साथ। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से 1/ct रेज़ टू द पावर n-1 का ग्राफ t के साथ बनाना है। तो इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर ले जाएंगे तो 1/kt इंटू n-1 को 1/ct रेज़ टू द पावर n-1 माइनस 1/c0 रेज़ टू द पावर n-1 ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो -1/c0 रेज़ टू द पावर n-1 को इधर लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 1/ct रेज़ टू द पावर n-1 is equal to kt into n-1 प्लस 1/c0 रेज़ टू द पावर n-1 ऐसा हो जाएगा। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है t के साथ, मतलब y is equal to mx plus c। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है जहां पे इंटरसेप्ट किसके बराबर है, तो 1/c0 रेज़ टू द पावर n-1 और स्लोप किसके बराबर है, तो k into n-1। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लोप यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि स्लोप किसके बराबर है, तो k into n-1। अब n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
अगर n 1 से बड़ा है तब तो स्लोप पॉजिटिव होगा, बट अगर n 1 से छोटा है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं ये मानते हुए कि n 1 से बड़ा है, तो अगर n 1 से बड़ा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये स्लोप कितना होगा, तो k इंटू n माइनस वन और इंटरसेप्ट 1/c0 रेज टू दी पावर n माइनस वन। तो ये हो गया nth ऑर्डर। इस पे भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर की बात हो सकती है। nth ऑर्डर के जो फॉर्मूले हैं उन पे तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस तो बनाए जा सकते हैं। साथ में ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे बोला जाएगा एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर -1 है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा ये लिखिए। तो अगर ऑर्डर -1 दिया गया है तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को -1 रख देना है, आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ जाएगा। जैसे अगर -1 रख देंगे तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ ct का पावर -2 हो जाएगा, मतलब ऊपर जाके ct स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में c0 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -2t, तो -2kt इधर आ जाएगा, और यहाँ ct स्क्वायर माइनस c0 स्क्वायर, तो c0 स्क्वायर इधर जाके ऐड हो जाएगा, ct स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा c0 स्क्वायर -2kt। अब वहां से जो भी क्वेश्चन बनाना हो बनाया जा सकता है, ये तो डायरेक्टली पूछा ही जा सकता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ct स्क्वायर का ग्राफ t के साथ कैसा आएगा बताइए, तो वो सब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये हो गया nth ऑर्डर, और अगर nth ऑर्डर के लिए हमें पता चल गया तो हम लोग को सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता चल गया, हम लोग किसी के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास अलग से है ही, और इस nth ऑर्डर वाले को यूज करके किसी के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा जा सकता है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर।